बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर अहमद नज़ीर और आप हमारा आज का पहला पॉडकास्ट देख रहे हैं जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने बचपन के दोस्त अब्दुल वहाब के साथ। जी। ये माशाल्लाह अंसारी रोड सांदा के अंदर जो है ना अपनी बड़ी सक्सेसफुल एक लैब चला रहे हैं जो कि इनके पैदाइश के साथ जिस लैब का स्टार्ट किया गया था। तो अब मैं आज के हमारे ख़ास मेहमान मेरे बचपन के दोस्त जी। अब्दुल वहाब से कहता हूँ कि वो ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करवाए ताकि हम थोड़ा फिर बात को आगे लेके चलें। जी अब्दुल वहाब, तो कब आप आपकी पैदाइश हुई और अपने कुछ अर्ली चाइल्डहुड के बारे में हमें बताएं। जी, मेरा नाम तो आप बता ही चुके हैं, अब्दुल वहाब। ये तारुफ तो आप करवा ही चुके हैं, ठीक जी। है। और मेरी जो पैदाइश है वो सन 1990 में 2 नवंबर को हुई थी, 2 नवंबर को 1990 में। और बचपन के क्या वाक़यात आप कुछ बताएं, फिर उसके मुताबिक आपको बता देंगे। यानी हम चाइल्डहुड से स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना कि आपका बचपन कैसा था, कहाँ पे गुजरा, बचपन कहाँ पैदा हुए में आप। जब मेरी पैदाइश हुई थी ख़ास तौर पे, तो हमारी रिहाइश इधर इसी इलाके में थी, सांदा में। तो लगभग कोई जब मुझे मतलब होश भी नहीं था, 5 साल का था मैं, तो हम लोग यहाँ से मूव करके चले गए थे इलामा इकबाल टाउन में। फिर जितना भी ब्रॉटअप है मेरा सारा थ्रू आउट वहीं पे ही हुआ। क्रीम और ब्लॉक हाँ, में। क्रीम ब्लॉक नहीं, मतलब मल्टीपल। हम उधर जब यहाँ से हम लोग गए थे तो हम लोग मेहरान ब्लॉक में शिफ्ट हुए थे। तब मुझे मतलब वही बात है, इतनी होश नहीं थी, 5-6 साल के बच्चे को तो इतना आइडिया नहीं होता। ठीक। कुछ अर्सा फिर हम वहाँ रहे, फिर इसी तरह मूव किया निश्तर ब्लॉक, फिर दैन क्रीम ब्लॉक। फिर क्रीम ब्लॉक में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18 साल गुजरे हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे मेरी पैदाइश थी इसी एरिया में। और फिर अराउंड 5 और 6 हम यहाँ से शिफ्ट हुए हैं। तो शिफ्ट होने के बाद जितना भी ये मेरा अरसा है ब्रॉटअप, सारा जवानी और लड़कपन से लेके आप शादी की उम्र तक सारा वहीं इलामा इकबाल टाउन में गुजरा है। आपकी अर्ली जो स्कूलिंग है वो कौन से स्कूल से। अर्लिंग जो मेरी अर्ली स्कूलिंग है वो बेसिकली जब हम यहाँ रहते थे तो मल्टीपल स्कूल्स है, वो भी कोई एक नहीं है। जब हम यहाँ रहते थे तो जिना कैडेट स्कूल होता था, यहाँ का बड़ा फेमस स्कूल था। तो आर्मी पब्लिक स्कूल था, बेसिकली आर्मी पे बेस था वो। तो वहाँ पर मेरा स्टार्ट हुआ एज ए स्टडी का। फिर हम यहाँ से चले गए, फिर वहाँ गए तो इलामा इकबाल टाउन में अल अज़ीज़ स्कूल होता था, वो भी बेस्ड करता था आर्मी पे ही। उधर वहाँ पे एडमिशन ले लिया, वहाँ भी कुछ अर्सा पढ़ा मैंने, तकरीबन कोई 4th क्लास तक मैंने वहीं पर ही पढ़ा। फिर 4th के बाद वालिद साहब ने बोला कि 1 साल मैं पीछे था, मतलब मेरी जो एज थी उससे 1 साल मैं पीछे चल रहा था। मतलब मेरी अकॉर्डिंग टू एज मुझे 5th क्लास में होना चाहिए था और मैं पढ़ा था 4th क्लास में। तो उन्होंने मुझे एक क्रैश कोर्स टाइप, एक जिसे कहते हैं एकेडमी, ज्वाइन करवाई। उसमें मेरी एक तैयारी हुई। तब लोअर मार पे जो है हमारा स्कूल, जहाँ से मैंने मैट्रिक किया है, जहाँ मैंने स्कूलिंग की है बेसिकली 6 से मैट्रिक तक जो है 10th क्लास तक। तो मैं वहाँ पर एडमिशन हो रहे थे 6th क्लास में एक्चुअली मैं, क्योंकि वहाँ पे शुरू से नहीं पढ़ा, प्राइमरी से वहाँ पे नहीं पढ़ा हूँ मैं सेंटर मॉडल स्कूल में। तो 6th क्लास में वहाँ एडमिशन होते थे, वहाँ पे कोई एंट्रेंस टेस्ट होता था। तो उसकी तैयारी के लिए मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 3 मंथ्स तैयारी की एकेडमी में, वालिद साहब ने ज्वाइन करवाई। उसके बाद वो पेपर दिया तो मेरा वो क्लियर हो गया पेपर, तो डायरेक्ट मैं प्रमोट हो गया 4 to 6 में। फिर 6 से ऑनवर्ड मैट्रिक तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर मॉडल में पढ़ा। और वहीं पर मेरी अहमद से मुलाकात हुई 6th क्लास में, ये मेरा क्लास फेलो था। जी। और फिर थ्रू आउट हमने वहाँ से 6th क्लास से ऑनवर्ड मैट्रिक तक साथ पढ़े और वहीं से मैंने जो है मैट्रिक किया। तो बचपन से आप जो है एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हो या अब एवरेज। मतलब हमेशा जब छोटे थे तब नर्सरी वगैरह में आपको पता है कुछ चंद बच्चे तो होते हैं, उसमें तो फर्स्ट आपकी पोजीशन आ ही जाती है। फिर उसके बाद 4th क्लास तक भी ऐसे ही फर्स्ट सेकंड। इवन जब मैं सेंटर मॉडल में गया, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, 4th क्लास से मैंने डायरेक्ट प्रमोट किया 6th क्लास में। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर था पढ़ाई में, मतलब ये नहीं कहूँगा कि जीनियस था, मतलब बेहतर था। 3 महीने में तैयारी की 5th क्लास की। मतलब जो बच्चे साल में पढ़ते हैं 5वीं क्लास को, 5th क्लास को, और फिर 6th क्लास में प्रमोट होते हैं, मैंने 4th के बाद उस 5th क्लास को सिर्फ 3 से 4 महीने पढ़ा
एग्ज़ाम दिया उसकी बेस पे और 6 में एडमिशन हो गया। तो मतलब इतना था कि अच्छा था पढ़ाई में। फिर आगे थ्रू आउट 6 क्लास में भी मेरी पोजीशन आती रही है, ऐसी नहीं है कि मैं, हमारी उधर आपको तो पता है क्लास में 50-55 बच्चे होते थे। और फिर उसके बाद हमारे मल्टीपल सेक्शंस होते थे 6 क्लास के, मतलब एक नहीं है, ABCDEFG वगैरह। हाँ जी। तो मतलब अपनी क्लास में तो थ्रू आउट हम फर्स्ट 5th में ही रहते थे हमेशा। इस सेंटर मॉडल एक बड़ा स्कूल है, हर क्लास के काफ़ी सेक्शन हुआ करते थे। ऐसे ही तो हमेशा आपके सामने ही है, हमेशा फर्स्ट 5th में ही रहे हैं, मतलब पहली से 5वीं पोजीशन में ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गए। मैट्रिक में जाके थोड़ा सा डाउन हुआ था, डाउनफॉल समझ ले, वहीं से स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि उसमें भी मेरे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं थे, A+ ग्रेड था। लेकिन मतलब और मेरा GC में जो ख्वाब देखा था एक बचपन से 6 क्लास से कि जी गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, वहाँ मेरा एडमिशन नहीं हो सका था। सही। तो मैट्रिक के बाद फिर आपने कौन सा कॉलेज? फिर उसके बाद मैट्रिक तक तो यही था, जैसे बता रहा हूँ कि 6 से 10 तक पढ़ा इसलिए था कि GC में एडमिशन लेना है, GFSC बायो में करनी है, बायोलॉजी में करनी है। मैट्रिक में उस तरह से नंबर नहीं आया, रिस्पॉन्स मेरे अपनी गलती की वजह से था, मेरे इंग्लिश में बहुत मार्क्स कट गए थे, तो GC में नहीं हो सका था। फिर साइंस कॉलेज में आ रहा था एडमिशन, लेकिन साइंस में लेने की बजाय मैंने प्राइवेट एक कॉलेज है हमारा मंसूरा डिग्री कॉलेज, ये वादत रोड पे, उसमें एडमिशन ले लिया। पंजाब कॉलेज में कुछ परसेंटेज ऑफ मिल रही थी, ज़्यादातर मिल रही थी, कुछ वो कह रहे थे पे करें, तो उधर नहीं, वाल साहब ने कहा उधर का माहौल, मेरे थोड़े से क्या, बल्कि मेरे वाल साहब मजहबी हैं, आपने उनके बारे में पूछा नहीं तो मैं रिलेट कर रहा हूँ स्टोरी को, क्योंकि मैंने क्यों नहीं एडमिशन लिया था पंजाब कॉलेज में उस वजह से। तो पंजाब कॉलेज का ज़रा आपको पता है, वहाँ कॉन्सर्ट्स वगैरह और ये वो सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो वो मेरे वाल साहब मजहबी हैं, तो उनका काफ़ी रोब भी था हमारे पर बचपन से, मतलब हम उनके सामने इवन हमें TV देखने की इजाज़त भी नहीं होती थी उनके सामने। तो इसी वजह से हम लोगों को उन्होंने, जो मंसूरा डिग्री कॉलेज था एक्चुअली जिस बात पे मैं आ रहा हूँ, वो उनका था अहले सुन्नत वालों का, तो इस वजह से उस कॉलेज में बेसिकली मुझे एडमिशन करवा दिया वाले साहब ने। साइंस कॉलेज में नहीं किया, और वो उसको साइंस कॉलेज वो कहते थे, मतलब हमारा एज ए ब्रॉटअप हुआ है 6 क्लास से ऑनवर्ड, क्या 6 से क्या, मैं घर में सबसे छोटा भी था हूँ बल्कि, तो वो जैसे मामाज बॉय पापाज बॉयज़ वाला नहीं होता कि खुद ही लेना है खुद ही जाना है, और कोई मतलब मुझे रास्ते वगैरह नहीं पता थे कोई किसी भी जगह के। मैंने मैट्रिक कर लिया था, मुझे सिर्फ घर से पता था मेरे स्कूल जाना है, मैंने स्कूल से घर आना है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं मुझे पता होता था। तो कहने के बाद क्या है, बस इस वजह से मैंने मंसूरा डिग्री कॉलेज में वहाँ से FSC की। तो FSC में फिर आपके कितने? प्री इंजीनियरिंग में की, सॉरी। फिर इरादा भी बदल गया क्योंकि GC में हो नहीं सका, तो फिर दिल नहीं किया, तो फिर मैंने अपनी शिफ्ट करके मेडिकल से प्री इंजीनियरिंग में चला गया। तो प्री इंजीनियरिंग में जाने की खास वजह, कोई मैथ्स खास वजह कोई ऐसा ये नहीं कहूँगा कि कोई, आपको पता है जो बच्चे होते हैं ना, जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो वो ख़ास तौर पे इस एज में 16 to 18 to 20 तक की, वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। मतलब मेरे मैथ्स में नंबर भी चूँकि अच्छे से 97 नंबर थे 100 में से, तो मैंने समझा मेरे 97 मार्क्स आ गए हैं 100 में से, तो मैं मैथ्स में बहुत जीनियस हूँ। सही। तो मैं बायो की तरफ, वैसे ही गलत मेरा डिसीजन था, मैं बायो की तरफ जा रहा था, उसमें मेरे कम भी थे, मतलब मैथ्स की निस्बत 60 समथिंग नंबर थे, 70 थे कि 60 थे। यानी कि इन शॉर्ट मैथ्स आपको जो बायो की निस्बत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था? बिल्कुल 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 इंटरेस्टिंग बिल्कुल लगता था। तो FSC में फिर आपके कितने मार्क्स आए? फिर FSC में मेरा B ग्रेड आया था। अच्छा। फिर काफ़ी, मतलब पार्ट 1 में मेरे अच्छे मार्क्स थे, फिर उसमें मैंने मेहनत की, पार्ट 1 में मेरे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में जैसे जैसे गए वैसे ही आपको पता है बाइक वगैरह भी मिल गई, थोड़ा मोबाइल की भी एक्सेस मिल गई। मोबाइल ऐसा ये नहीं था कि को बहुत बड़ा था, वो मतलब नोकिया के उस ज़माने में वो बटन वाले मोबाइल जो होते थे वो भी सिर्फ इसलिए दिया गया कि जी घर वाले पता कर लें, लेकिन हम, आपको पता है उस सिलसिले में एक दूसरे से, लड़कों से कांटेक्ट करना, दोस्तों का किधर इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब पढ़ाई से ज़्यादा इधर उधर में ध्यान, फिरना टुरना,
इधर उधर चले जाना। तो मुझे तब रस्तों का भी मुझे एफएससी में जाके पता चलना शुरू हुआ था। वो एक बड़ा मज़े का किस्सा है, वो आपको मैं सुनाऊंगा अभी थोड़ा सा इसके बाद। एफएससी और मैट्रिक का एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है। फिर ना शुरू कर दिया तो पार्ट 2 में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, मतलब इतने कम मार्क्स आए थे कि मैं एक सब्जेक्ट में नाम नहीं लूँगा, पार्ट 1 की वजह से पास हुआ था। मतलब वो अगर मेरे पार्ट 1 में उसके अच्छे मार्क्स ना होते तो शायद वो खाली पार्ट 2 अकेला होता तो मैंने फेल हो जाना था उस सब्जेक्ट में। सही। तो पार्ट 1 के मार्क्स अच्छे आने की वजह से और पार्ट 2 के बहुत गंदे मार्क्स आने की वजह से तो ओवरऑल ग्रेड मेरा बी बना था। यानी उस टाइम पे एफएससी भी जो है वो कंबाइन हुआ करती थी। कंबाइन मतलब जिस तरह हमारे टाइम पे 9th-10th कंबाइन थी ना? नहीं, हमारी 9th-10th कंबाइन हुई थी, वो भी एक साल के बाद दोबारा सेपरेट हो गई थी। 9th के अलग एग्जाम्स होते थे, 10th के अलग होते थे। हमारे एक साल के लिए सिर्फ हुआ था। पहले होते थे बहुत अर्लीज में होता था, फिर उसके कुछ साल बाद चेंज हो गया था, फिर हमारे लिए एक साल के लिए दोबारा कंबाइन हुआ था। उसके फ़ौरन बाद फिर वो दोबारा जो है वो वापस हो गया था, अलग अलग हो गया। तो एफएससी तो हमेशा से अलग ही सेपरेट होती है। पार्ट 1 अलग होता है, पार्ट 2 अलग होता है। पार्ट 2 में बहुत गंदे नंबर थे, लेकिन वो उसको कंबाइन इन अनदर सेंस कि जब आपका रिजल्ट होता है ना, वो तो कंबाइन ही होता है ना, कि वो पार्ट 1 पार्ट 2 को कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस होता है। तो अगर पार्ट 1 में आपके अच्छे नंबर हो, पार्ट 2 में गंदे हो, तो वो उसको अकोमोडेट करके दोनों जो है 1-2 को पास कर देते हैं। या पार्ट 1 में आपके गंदे नंबर हो, पार्ट 2 में अच्छे हो, तो फिर उसको भी अगर ओवरऑल 66 होता था, आई थिंक सो 33 नंबर वाला होता था, 33 वाला, तो वो फिर 66 अगर आपके हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट्स के, मतलब दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 के, तो पास कर देते थे आप। तो फिर प्री इंजीनियरिंग को आपने रिपीट करने का नहीं सोचा कि मैं दोबारा ट्राई कर? नहीं, अब फिर नंबर्स बहुत बुरे भी नहीं थे, मतलब पार्ट 1 में बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से पार्ट 2 में भी एक पेपर था जिसमें ऐसी हुई थी सिचुएशन। ऐसा नहीं था कि तमाम पेपर में ऐसा था कि सब पार्ट 1 की वजह से क्लियर हो रहे थे। एक पेपर में था खास तौर पे, लेकिन इस तरह से था कि फिर ओवरऑल बी ग्रेड था। बी ग्रेड तकरीबन आपको पता है 750 के करीब नंबर बन ही जाते हैं। तो यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप इंजीनियरिंग? हाँ, इंजीनियरिंग का मेरा एडमिशन भी आ गया था प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। काफ़ी सारी जो हैं प्राइवेट आजकल आपकी काफ़ी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ में से आती हैं, जिनमें आजकल काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। जैसे वन ऑफ देम जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, उसमें मेरा एडमिशन आ गया था। कॉमसेट के BCS में आ गया था, और फास्ट में मेरा एडमिशन हुआ था BCS में। लेकिन नहीं अप्लाई किया? लम्स में किया था, एग्ज़ाम दिया था, मैंने भी दिया था, मेरे कज़न ने भी दिया था। मेरा मुझे याद है नंबर था उसमें 5000 प्लस में था मेरा नंबर। 5600 था, 800 था, कुछ इस तरह करके था। एग्जैक्ट याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात हो गई, 2010 की बात है ये। 9 के एंड की या 10 के स्टार्ट, 9 के एंड की, बल्कि 9 में एग्ज़ाम हुए थे जो हमारे एंट्री टेस्ट हुए थे। तो नस्ट में नहीं हुआ था, 5000 प्लस था, तो वो उनकी सीट्स मेरे ख्याल में 5000 के बाद तक नहीं होती थी। तो ये इनमें हो गया था, कॉमसेट में हुआ था। और BCS में फिर वो भी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं हमारे घर में। मैं सबसे छोटा भी था, इन्फ्लुएंस भी काफ़ी रहा है घर वालों का भी हर चीज़ में। तो BCS में एडमिशन हुआ तो उन्होंने कहा बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस जो होता है, जिसको इंजीनियरिंग भी लोग बोलते हैं, और कई लोग कहते हैं नहीं जी इंजीनियरिंग नहीं है, एक बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस है। तो घर वाले भी यही कहते थे जी ये इंजीनियरिंग नहीं है। उन्होंने मुझे वो करने ना दी। उन्होंने कहा कि जी कंप्यूटर साइंसेस कोई इंजीनियरिंग नहीं है, इसका कोई स्कोप नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। वहाँ से क्योंकि मेरा इरादा बन गया था वो करने का। अच्छा। FSC के बाद ना, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि उसका आने वाले, जैसे अब बहुत स्कोप है उसका, कि बहुत स्कोप होगा। बस मुझे मेरे हम नेबर थे सामने, वो अली नाम था उनका, उन्होंने की थी BCS फास्ट से। ठीक है। तो वो कर रहे थे उस वक्त जब मेरा मतलब एडमिशन हो रहा था। तो उन्होंने वो कहते थे बड़ा स्कोप है इसका, बस उनको देख के एक दिल में बैठ गया कि अब ये करना है। यानी वो ऐसी उम्र होती है कि बंदा सिंगर को देखता है तो कहता है मैं हाँ, सिंगर बन ये जाता हूँ, और एग्जैक्टली क्रिकेटर को देखता है तो डॉक्टर का था बचपन से, तो डॉक्टर बनना है, और नहीं हुआ तो साथ ही मैथमेटिक्स में चले गए, उधर गए तो कम नंबर आए, सामने वाले को देखा BCS, हमें भी लगा कि BCS का मेरिट कम है, इसी वजह से हमने भी, और लगा कि उन्होंने कहा स्कोप है,
कम मेरिट है, स्कोप है, चलो BCS में चले जाते हैं क्योंकि हमारे नंबर कम आए ना FSC में। तो हमें लगता था कि जी हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में तो किसी आना नहीं है इंजीनियरिंग में, प्राइवेट फिर भी आ जाएगा। प्राइवेट तो मेरा आ गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो फिर कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि BCS का कर देते हैं, वो घर वालों ने करने नहीं दिया। खैर मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एडमिशन हो गया, इलेक्ट्रिकल में आ गया, मैंने एडमिशन ले भी लिया। मैंने 1 साल पढ़ा और फिर उसमें भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, 1 साल पढ़ा। मतलब जाते ही मैंने ऐसे लड़कों से दोस्ती कर ली जो खुद भी पढ़ने नहीं आए थे यूनिवर्सिटीज़ में, और मैं भी पढ़ने के लिए नहीं गया था। मतलब इस तरह से मतलब ना, मतलब बहुत सख्ती देखी है हमने FSC में। मतलब हम उनमें से बच्चों में से हैं जिन्होंने सख्ती देखी है। यहाँ पे एक बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेटेड जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि आउटडोर जो एक्टिविटीज़ थी, जो गेम्स वगैरह होती हैं, उनमें आप कितना इन्वॉल्व रहे हैं? आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा, बहुत खेली है। फुटबॉल बहुत खेली है गली में, गली क्रिकेट बहुत खेली है, क्रिकेट बहुत खेली है, गली क्रिकेट जिसको कहते हैं वो बहुत खेली है। उसके अलावा टेबल टेनिस बहुत खेला है, बैडमिंटन बहुत खेला है। मतलब हर तरह की जो भी हमारी गली में हम खेल सकते थे। इवन हमने अपनी सड़क पे जो है गली में हॉकी खेल छोड़ी, मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं हुई। जो एक जिस चीज़ का मैं भी गवाह हूं, स्नूकर का आपको स्नूकर वो आउटडोर नहीं, वो इंडोर में आ जाती है ना। आप आउटडोर की बात कर रहे हैं तो आउटडोर में खेलने के लिए तो बाहर ही जाना पड़ता है ना। अब मतलब कह सकते हैं काइंड ऑफ आप उस तरह से स्नूकर भी खेली है, मतलब सारी गेम्स खेली हैं जितनी खेल सकते थे। अच्छा जी, यहाँ हम एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अब हम शेख साहब से वो किस्सा सुनते हैं जिसका ये जिक्र कर रहे थे कि मैट्रिक का वो कौन सा इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो इस तरह से है कि व्यूअर्स मैं आपको सुनाता हूँ। वही बात है कि मैं जैसे बता रहा था कि हम हमेशा मामास बॉय और फादर्स बॉय बन के रहे। मतलब कभी पता नहीं था कि इधर उधर, मतलब घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर जाना है, ये सिलसिला कार था। तो खैर हम किस्से की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल में हमारा ना एक प्लान बना, वेस्ट इंडीज़ उस ज़माने में आया हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। क्रिकेट बहुत शौक था, मैट्रिक में शुरू हो गया था शौक क्रिकेट का, 9 से ही। सही। प्लान बना जी आफ्टर जो है आपकी क्लास, मतलब एंड होता है जब स्कूल, तो मैच देखने जाना है कज़ाफ़ी स्टेडियम। वहाँ तब जो है ना टिकट्स नहीं होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक सो टिकट्स नहीं होती थी, या फ्री होता था, कुछ इस तरह का था, कुछ सिलसिला का था फ्री, मतलब हमें पैसे दे के अंदर नहीं जाना था। और तब आपको पता है कोई ये सिक्योरिटीज़ वगैरह भी कोई नहीं होती थी, तब बड़ा अमन था हमारे मुल्क में। ये 2007 की बात है, 2007 की 6 या 7 की बात होगी। वेस्ट इंडीज़ का टूर था पाकिस्तान में। सही। खैर मैं दोस्तों के साथ हामी भर ली, और बड़े बड़े लाइक लड़के थे उसमें जो मैच देखने जाते हैं। ऐसा नहीं था कि वो बांडे लड़के थे जो जा रहे थे, नालायक थे या कोई इस तरह से। गुलजमान माशाल्लाह डॉक्टर है वो, सॉरी गुल हसन खान जो है डॉक्टर है माशाल्लाह, आपको पता ही है उसका। वो भी था उसी ग्रुप में, और भी लड़के थे। खैर हम सब ने, आप नहीं थे मेरे ख्याल में उसमें, हम सब लड़कों ने प्लान किया। लाइक स्टूडेंट्स की बात हो रही है। हाँ, उसमें सारे लाइक स्टूडेंट्स थे वाकई। तो हम सब लड़कों ने प्लान किया। उसके बाद बस में उनको पता रास्ते आते थे कि कैसे जाना है कज़ाफ़ी स्टेडियम। मैं जैसे जैसे उन्होंने जिस बस में बैठाया, हम इतना मेरे घर वालों ने कहा हुआ था जिस जगह जाओ उस जगह को नोट करो। और जाते तो थे ही नहीं, मतलब घर से स्कूल ही आता। खैर बैठ गए, किस्से की तरफ बढ़ते हैं। डाइवो थी उसमें बैठे, उधर से उसने हमें उतारा, आपका अल्लाह भला करे। एसी डाइवो चला करती हाँ, एसी डाइवो चला करती थी उस ज़माने में, बिल्कुल। वहाँ से हम लोअर माल से बैठे हैं, उसने हमें उतार दिया उसका फिरोजपुर रोड पे। वहाँ से पैदल चल के हम अंदर मैच देखने चले गए। ठीक है। अब मैच देख रहे हैं। अब मैंने घर वालों को बताया नहीं हुआ था, वो कहीं घर वालों से इजाज़त लेके आए हुए थे, या उनके घर में माहौल ऐसा था कि उन्हें कोई कुछ कहता नहीं था। अब मैंने थोड़ी देर मैच देखना शुरू किया, मुझे टेंशन हो कि मैं तो घर नहीं बताया हुआ, मुझे तो मार पड़ेगी फिर अगर मैं घर ना पहुंचा। परेशान हो कि मोबाइल वगैरह का उस वक्त ज़माना नहीं था। खैर अब मैं वो कोई क्या, हमने तो देख के उठना है। मैं कहूँ यार मेरे साथ चलो, वो कह नहीं। मैंने कहा चलें ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं एक किस्म का उनसे नाराज़ होकर निकल आया बाहर। अब मैं बाहर निकल आया हूँ,
अब भाई निकल आके मुझे नहीं पता कि मैंने किस पे जाना है, घर कैसे जाना है। मेरा घर था उस वक्त इलामा इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक में। सही। अब वहाँ से व्यूअर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम से इलामा इकबाल टाउन का जो डिस्टेंस है हार्डली ना, बस तब एक वैन वहाँ पे चलती थी, उस नंबर का मुझे याद नहीं है, कज़ाफ़ी से जो आती थी इस तरफ फिरोजपुर रोड से इलामा इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक के इशारे के बाहर छोड़ती थी, सिग्नल के बाहर। उसका नंबर मुझे याद नहीं है। खैर वहाँ से 15 से 20 मिनट का रास्ता होता था हार्डली। अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ से ऐसे बैठना है और मैं चला जाऊँगा, और घर वालों ने समझाया था कि किसी अनजाने से बात नहीं करनी, वो तो मैं उठा के ले जाएगा। अब बाहर निकलूँ, अकेला आ गया हूँ, परेशान हो रहा हूँ, यार क्या करूँ, किसी से बात करूँगा तो कोई ले जाएगा, और रोने वाली शक्ल। एक आइडिया आया उस वक्त जेन में, उसी डाइवो में जिस डाइवो से नंबर से आया था वो नंबर का इंतज़ार किया, उस डाइवो में बैठा, स्कूल पहुंचा लोअर माल, वहाँ से जिस बस में बैठ के घर आया करता था 3 नंबर होता था वो मुझे याद है, उसमें बैठा, उसने मुझे इधर अपने मेरे स्टॉप के बाहर उतारा, वहाँ से पैदल घर पहुंचा। वो लितरोल हुई फिर भी कि जिसको इंसान लेट हो गया ना काफ़ी। खैर वाक़या ख़त्म हुआ, गुजर गया, मार पड़ी सारा। अब एफएससी में चले गए, सेकेंड ईयर में जैसे आपको बताया बाइक मिली, अब उसको रिलेटिव से फिर कोई टीम आई हुई थी उस दौर में 2009 में, आई थिंक साउथ अफ्रीका थी। अच्छा। मुझे एग्जैक्ट टीम का याद नहीं है। खैर वो टीम आई हुई थी, गए बाइक पे बैठे, कॉलेज से निकले, 10 मिनट में कज़ाफ़ी स्टेडियम। अब बड़ा हैरान हूँ मैं कि यार यानी मेरे घर से ये रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था, जो मैंने 1.5 घंटे में सफ़र पूरा किया और मार भी खाई। अगर मुझे पता होता कि मेरा घर यहाँ से हार्डली 15 to 20 मिनट्स है तो मैं वहीं से बस लेता, घर आता, मार से भी बच जाता। तो ये जो लितरोल का डिपार्टमेंट है ये अम्मी के पास होता था? अम्मी अबू दोनों के पास होता था। अच्छा, दोनों ने इक्वल डिवाइड किया? दोनों, पहले माँ से मार खाई, फिर बाप से मार खाई, बाबा से मार खाई, रात में वालिद जान से, मतलब इक्वली मार पड़ती थी। सही सही। हाँ जी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मार नहीं पड़ी, ऐसे मैं कहूँ काफ़ी ज़्यादा प्यार किया है, क्योंकि आखिरी घर में सबसे छोटा बेटा हूँ, तो सबसे छोटा था, तो इस वजह से इतनी कोई ख़ास मार नहीं पड़ी है मुझे, लेकिन पड़ी है। तो स्टोरी को हम थोड़ा आगे चलाते हैं। फिर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन किन इलेक्ट्रिकल में मैंने बताया हो गया था, 1 साल पढ़ी, फिर इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। फिर वही बात कि मैंने अपनी लाइफ में ना काफ़ी गलत बोल्ड डिसीजन लिए हैं अपने पे रहते हुए। पहले क्योंकि सख्तियाँ देखी, तो सख्तियों के बाद एकदम जब आज़ादी ही मिली तो फिर आज़ादी के अंदर इतना हुए कि बड़े बोल्ड डिसीजन लिए तो फिर वो अपने अब सोचते हैं कि वो नहीं लेने चाहिए थे। खैर मैंने क्या डिसीजन लिया, मैंने ये लिया, मेरे पढ़ नहीं रहा था मैं सही तरीके से, ना मैंने फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे तरीके से पढ़ा, ना मैंने सेकंड सेमेस्टर अच्छे तरीके से पढ़ा। तो अल्टीमेटली वो आपको पता है यूनिवर्सिटी में फिर ग्रेड कम हो तो वो फिर फेल फूल कर देते हैं, और फिर वो आपको अल्टीमेटम दे देते हैं कि हम आपको निकाल देंगे। नहीं, इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट नहीं रहा या मुश्किल लगने लग गई थी इलेक्ट्रिकल आपको? थोड़ी सी मुश्किल भी लगी क्योंकि इंटरेस्ट कम था। मेरा इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ BCS की तरफ था। अच्छा। तो जब उधर गया तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं था, कम भी मुश्किल लगी, इस वजह से पढ़ा भी नहीं। असल में मेरे लिए मैं ये समझता हूँ हमेशा से, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाई में बुरा नहीं था, लेकिन मेरे इंटरेस्ट बदलने की वजह से, कुछ दोस्तियाँ ऐसी होने की वजह से, लड़कों की तब्दीली, ऐसा माहौल होने की वजह से इंटरेस्ट बदल गए। इंटरेस्ट बदले तो फिर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लगती है। नहीं तो BCS में एडमिशन लेते लेते आपने ये इलेक्ट्रिकल में कैसे एडमिशन ले लिया? वालिद साहब ने कहा था कि इंजीनियरिंग करनी है, वो इंजीनियरिंग नहीं है, तो इसमें ले लिया, खुशी खुशी ले लिया एडमिशन। गया तो मुश्किल भी लगी, इंटरेस्ट भी कम था। कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में लिया था एडमिशन। ठीक है। तो 1 साल के बाद फिर? 1 साल के बाद फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। अच्छा। फिर मैंने घर वालों को कहा मैंने नहीं करनी है इंजीनियरिंग। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब बड़ा वो ऑकवर्ड था, जाहिर सी बात है कि आप एकदम ड्रॉप आउट हो जो यूनिवर्सिटी से, आपने पहले सोचा है मैंने डॉक्टर बनना है, आपने डॉक्टरी से आपने चेंज करके फील्ड, आपने कहा मैंने इंजीनियर बनना है, आप वहाँ से भी एकदम ड्रॉप आउट होके आ जाओ, तो आपको कभी घर वाले खुशी से ऐसे तो नहीं वेलकम करेंगे, एतराज़ होता है।
लेकिन फिर भी पेरेंट्स होते हैं वो फिर आपको बैक करते हैं हमेशा से। पेरेंट्स इसी वजह से पेरेंट्स कहते हैं जितना भी सख्ती हो जो मर्जी हो, माँ बाप एक ऐसी चीज़ है अल्लाह ताला ने बनाई है औलाद के लिए, मतलब बच्चों के लिए, कि आप जितनी भी गलती करके आ जाए ना तो पेरेंट्स आपको हमेशा बैक करते हैं, क्योंकि आप उनके ब्लड होने की, खून होने की वजह से। गलती पे आपको मारेंगे, समझाएंगे, लेकिन फिर भी आपका जो डिसीजन होगा उसके साथ खड़े ज़रूर हो जाएंगे। खैर पहले थोड़ी नाराज़गी हुई, ऑब्वियसली उन्होंने जो देखा सोचा था मेरे बारे में वो बदल गया। यानी 2 सेमेस्टर तो आपने इलेक्ट्रिकल के पढ़ लिए थे? पढ़े वैसे ही, मतलब जिसे कहते हैं ना मुश्किल से। वो क्लियर भी हो गए थे या कुछ एक सब्जेक्ट में 2 बार पढ़ना पड़ा था, बाकी हो गए थे, ग्रेड्स कम ही आ रहे थे। तो ज़्यादा ये कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल था जो रह गया? जिसके अंदर मैं बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझता था वो मैथ्स का कैलकुलस था, वही मुश्किल लगने लग गई थी। यानी कि वो फिर कैलकुलस नहीं आड़े हाथों लिया। हाँ वही मुश्किल लगने लग गई। ठीक हो। गलती अपनी भी थी, पढ़ाई नहीं की। ऐसा नहीं था कि मैं नालायक था, बहुत पढ़ ही नहीं सकता था, लेकिन पढ़ा नहीं। तो जाहिर बात है तवज्जो जिस काम को ना दी जाए फिर हाँ वो मुश्किल लगता है, रिजल्ट तो मुश्किल हो जाता है। तो फिर 1 साल तो आपका ये ज़ाया हो गया। ज़ाया हो गया था तो बिल्कुल। फिर कुछ और टाइम भी ज़ाया हुआ या फिर इमीडिएट नेक्स्ट? नहीं, फिर मैंने इसको इस तरह से किया कि मैंने देखा कि मुझसे नहीं हो रही। अभी कॉलेज वालों के पास ने ऐसा कोई अल्टीमेटम मुझे दिया नहीं था कि निकाल देंगे, मतलब उन्होंने कहा था कि नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आप पे स्ट्रिक्ट लेंगे, डिसीजन आप लोगों का करेंगे जो बच्चे नहीं सही पढ़ रहे। मैंने खैर उसको इतनी जल्दी किया। वहाँ पर जो मेरा ग्रुप था वही, उसमें से एक लड़के ने तो अपनी 3 लोगों का हमारा ग्रुप था, तो एक लड़का जो था वो वापसी उसने जब रिपीट किया सब्जेक्ट तो उसने उसके अंदर A ग्रेड लिया, मतलब टॉप कर लिया एक किस्म का। क्लियर कर लिया। हाँ, और उसने उसको कंटिन्यू किया। अब हम 2 लड़के रह गए थे। मेरा भी खैर जब रिपीट किया तो C ग्रेड आ गया था उसके अंदर, फिर भी बुरा था लेकिन C ग्रेड था। तो एक लड़का था वो फिर फेल हो गया। उसने, उसका इन्फ्लुएंस मेरे पे बहुत ज़्यादा था उस वक्त में, वो यूनिवर्सिटी का दोस्त बनता। उसके साथ हमने इरादा किया जी हम इसको स्किप करते हैं, अब हम ACCA करेंगे। ठीक, अब हम अकाउंट्स की तरफ चले जाएंगे। यानी आपको साथ मिल गया तो फिर वो डिसीजन लेना आसान हो गया। यानी एग्जैक्टली, मतलब फील्ड से फील्ड बदल गए। अगर कोई दोस्त आपका साथ ना होता तो फिर शायद मैं ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग ही कर लेता, इंजीनियर बन हाँ जी, मैं इंजीनियरिंग ही कर रहा होता। तो यहाँ से मेरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आप इस टाइम इंजीनियर होते तो क्या चेंजेस आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते थे? अगर मैं इंजीनियर होता तो मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद अभी लैब में ना होता, अपने वालिद साहब के साथ बिजनेस में ना होता शायद। मतलब मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है कि मैं इधर लैब पे बिजनेस में ना होता, शायद मैं कहीं जॉब कर रहा होता। और कैसे इंजीनियर होते हैं आप? यानी कि ये अब जो मेरे शुरू के हालात हैं उसको देखा जाए तो बहुत ख़राब इंजीनियरिंग वाले हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप शुरू में बुरे होते हो, फिर जब आप रिपीट करते हो और फिर जब चलना शुरू करते हो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो आप अच्छे भी हो जाते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग रिपीट करते हैं वो बुरे ही होते हैं। मेरे सामने काफ़ी सारे लोगों की एग्जांपल्स हैं जिन्होंने एक 2 सब्जेक्ट्स रिपीट किए और ACCA में किए, या CA के भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं MBBS के कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं इंजीनियरिंग के कुछ लोगों को जानता हूँ। जैसे वही लड़का मेरा एक जो तीसरा ग्रुप होता था वो बहुत अच्छे ग्रेड पे लगा हुआ है, मतलब 19 उसका स्केल है, वो जहाँ जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो वो मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन जो शुरू के हालात थे उससे लगता है कि ख़राब इंजीनियर ही होता। यानी जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में तो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन इंजीनियरिंग इटसेल्फ जो है वो जो सिस्टम्स को डिज़ाइन करना और उनकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आ जाती ऐसे ही है। तो इस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में, रिपेयर करने में? बिल्कुल है, यही बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो मुद्दा ये है कि मैंने अपनी लाइफ में डिसीजंस अपने साथ बुरे लिए हमेशा। मतलब मुझे ना ये नहीं समझ आ सकता अपनी लाइफ में उस दौर में कि मेरी डायरेक्शन क्या है। एक्चुअली जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है ना हमारा बात करने का, सही, इधर किया इधर चले गए, इधर किया उधर चले गए, इधर किया उधर चले गए, ये नहीं किया जिधर की हवा चली उधर निकल गए। मतलब ये नहीं किया कि यार ये मेरा एम है, ये मेरे स्किल्स हैं,
ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे यही करना है। तो यहाँ मैं अब 2 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। बात तो आपकी ज़िंदगी के मुताबिक चल रही है, लेकिन यहाँ मुझे अपने एक दोस्त का ना बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ गया। व्यूवर्स के इंटरेस्ट में मुझे लगता है कि वो काफ़ी इसको दिलचस्पी से सुनेंगे। बोर हो गए अब। ये हर बंदा इसको सुनेगा भी नहीं जो अपनी ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट चाहता है, या जो कोई स्टूडेंट्स वगैरह जो इस 16-17 साल की लाइफ से गुजर रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि कहाँ से इंसान गुजर के और कहाँ पहुँचता है और क्या डिसीजन कब क्या लेने चाहिए। उनके लिए कुछ गाइडेंस हो सकती है, जो हमारा इस पॉडकास्ट का मकसद भी है। तो वाकया मैं आपको ये सुनाने लगा हूँ कि मेरा एक दोस्त है, माशाल्लाह इस टाइम वो MBBS डॉक्टर है, मुल्क से बाहर सर्व कर रहा है, बड़ी अच्छी जगह पे आज वो पहुँच चुका है। तो MBBS के बाद वो पाकिस्तान में था, तो उसको ना ये हाई फाई साउंड्स का बड़ा शौक है। तो उसने मार्केट में सर्च किया, जो हाई फाई साउंड सिस्टम जो ब्रांडेड वगैरह वो बहुत महंगे मिल रहे थे, जो कि वो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं आपके उसका ताल्लुक था, तो वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता था जहाँ तक मुझे समझ आई है। तो वो बेसिकली लड़का जो है ना मुग़ल फैमिली से है। जो ये मुग़ल्स वगैरह जो आते हैं ना, मुग़ल, लोहार, तरखान, इनको सारा ना एक ही कहते हैं कि ये एक ही फैमिली है। तो ये लोग ना काफ़ी जिसे कहते हैं ना स्किल्स इनके पास होती हैं, हैंडी होते हैं, लकड़ी का काम, लोहे का काम, ये इनका घर का काम होता है। तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या आई, उसने कोई यूट्यूब की वीडियोस देखी या उसका इंटरेस्ट था, उसने कहा यार मैं ना हाई फाई साउंड सिस्टम ना खुद डेवलप करूँगा। ठीक है। उन दिनों में वो डॉक्टर बन चुका था, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। उसने भाईजान कोई हाल रोड से जाके 1-2 लाख रुपए के कोई बड़ी उसको ना अच्छी लॉट लगी, उसने वो स्पीकर्स वगैरह ख़रीद लिए, टूल्स ख़रीद लिए, और बाकायदा जो है ना वो उसको बनाना शुरू कर दिया। और उसके जो इवन के सर्किट्स जो है ना, वो जो चाइना की कंपनीज़ हैं, अब एग्जैक्टली इस टाइम मेरा माइंड में नाम नहीं आ रहा, डिफरेंट चाइना में कंपनीज़ हैं, वो आपको 10 पीस 20 पीस जो PCB हैं ना वो बना के वहाँ से बड़े प्रोफेशनल ग्रेड के ना वो आपको भेज देते हैं। उसने जो है ना नेट से वो स्कीमेटिक्स लेके उन कंपनीज़ को भेजे, उनसे वो सर्किट्स मंगवा लिए। तो जो हाई फाई साउंड सिस्टम होते हैं ना, इनमें एक टर्म यूज़ होती है, एक प्रॉपर सर्किट होता है, उसे बोलते हैं DSP, डिजिटल साउंड प्रोसेसिंग। अच्छा। कि अगर एक कमरे में जो है ना वो साउंड को इस तरह बैलेंस किया जाता है कि अगर 4 स्पीकर्स लगे हुए हैं ना, तो वो चारों को इक्वल जो है ना सिग्नल जाए और वो इस तरह साउंड प्रोड्यूस हो के एक बहुत जो है ना अच्छी साउंड आपको सुनने को मिले। तो बात करने का मकसद है कि डिग्री के लिहाज से तो वो बंदा एक डॉक्टर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने शौक से इंटरनेट से लर्न करके, और उसने इतने टॉप क्लास, उसने फिर एक माइक्रोस्कोप ख़रीदी कि जो SMD कंपोनेंट्स, बहुत बारीक बारीक कंपोनेंट्स होते हैं, उनको लगाने के लिए भी वो हीट गन और प्रॉपर उसने पूरा सेटअप करके, और उसने उसको जो है ना बड़े एक लेवल पे चीज़ों को बनाया। लेकिन वो एक अलग स्टोरी है कि उसका अगला क्या सिस्टम हुआ। एक्चुअली मैसेज ये है व्यूअर्स को, और वही बात है आपकी कि जो नए बच्चे हैं 16-17 साल के, उनको मैसेज ये है कि एक तो आपको अपनी लाइफ में ये पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, वाई आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, जो पेरेंट्स आपको कहते हैं वो बात माननी चाहिए। आपके जो अपने पर्सनल डिसीजंस होते हैं उस एज में, जो आप अपने आप को बहुत समझदार समझने लग जाते हैं, मतलब मुझे ये लगता है ये ठीक है तो मुझे ये करना है, मुझे लगता है ये ठीक है, वो नहीं होता। जो बड़े होते हैं आपके सर पे, ख़ास तौर पे पेरेंट्स, क्योंकि सबसे नज़दीक वही होते हैं आपके, वो जो आपको चीज़ बताते हैं वो एक अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे होते हैं, और आपका एक बैक देख के सारी चीज़ों को देखते हुए आपको चीज़ें समझा रहे होते हैं। तो उनकी बात को मानना चाहिए, सबसे पहले बड़ों की बात को सुनना चाहिए, और आपका विजन क्लियर होना चाहिए। और तीसरी बात, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे रिग्रेट है किसी बात का कि जी मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया तो मेरी अब लाइफ बहुत बुरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी लाइफ है अब भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात मानता और मेरा विजन क्लियर होता तो मैं मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर होता। अगर डॉक्टर ना होता ना
तो मैं 100% इंजीनियर ज़रूर होता, अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात को मान के चलता। या अगर मेरा विजन क्लियर होता तो मैं डॉक्टर ही होता। अगर मेरा विजन जिस तरह क्लियर नहीं था और सिर्फ पेरेंट्स की बात को मान के सुनता तो मैं इंजीनियर होता। अच्छी लाइफ तब गुजार रहा होता ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उस तरफ मैं गया नहीं। अभी बुरी लाइफ गुजार रहा हूँ ये मैं नहीं कहूँगा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ। लेकिन हमेशा अपने बड़ों की बात माने, अपना विजन क्लियर रखें। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, तो मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, तो शेख साहब से बात हो रही थी कि इलेक्ट्रिकल को इन्होंने स्किप किया और फिर ये ACCA करने का प्लान बन गया। तो ज़रा शॉर्ट करके हमें ये बताएंगे फिर आपने फाइनली क्या किया? फाइनली फिर मैंने इस तरह किया कि मैंने बैचलर कर लिया 4 साल का, ACCA में एडमिशन ले लिया, BBA कर लिया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मास्टर्स में सॉरी बैचलर ये जो सिंपल BA होता नहीं 4 साल का, 4 साल का बैचलर कर लिया, ऑनर्स ऑनर BBA ऑनर्स कर लिया, BBA ऑनर्स बेसिकली BBA ऑनर्स कर लिया 4 साल का। ठीक। और उसमें मेरा जो मेजर सब्जेक्ट्स थे वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में थे, और फिर साथ मैंने ACCA भी कंटिन्यू किया हुआ था, तो ACCA भी माशाल्लाह कर लिया। तो BBA ऑनर्स में तो कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगा? नहीं वो ACCA कर रहा था ना, मेजर मेरा ACCA था, तो वो साथ एडमिशन लेके साथ वो भी कर रहे थे, तो बड़ा आसान लगा। मतलब ACCA में जाके और BBA में जाके वो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बहुत ही कोई आसान पढ़ाई है। ACCA फिर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था, BBA तो ऐसे लगता था जैसे मतलब कि कुछ है ही नहीं। यानी इंजीनियरिंग से जब आप BBA में आए तो वो बिल्कुल आपके लिए हलवा हाँ था। मुझे बिल्कुल हलवा लगा। ACCA भी शुरू के पेपर्स ऐसे लगे जैसे मतलब बहुत आसान है। खैर वो फिर BBA कर लिया, फिर ACCA कर लिया, फिर उसके बाद मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, फिर मास्टर्स भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कर लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैं फ्री हो गया हुआ था स्टडी से। ठीक उसके तो 16 के बाद फिर क्या किया आपने? फिर फर्दर इस तरह हुआ कि कुछ जब मैं फ्री हुआ मैंने तब बैचलर तक कोई जॉब नहीं की हुई थी। मास्टर्स के फ़ौरन बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर ली। सही। कुछ अर्सा के लिए मैंने जॉब की एज ए अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट की। कौन सी जगह पे? मेट्रो कैश एंड कैरी में। ठीक तो है। कुछ अर्सा करी। ये ऑफिस जॉब थी आपकी? जी ऑफिस जॉब थी। यानी जो उनकी मेट्रो की मैनेजमेंट होती है? जी वो थी उधर कोई मॉडल टाउन लिंक रोड हेड वाली ऑफिस था? लिंक रोड वाली ब्रांच में थी। अच्छा, ब्रांच के अंदर ही ऑफिस? हाँ ऑफिस था उनका, तो वहाँ पे थी। और कितनी देर जॉब की है? थोड़ा सा की वो, तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 6 माह की होगी। तो फिर 2016 एंड हो रहा था। तो उस टाइम पे क्या सैलरी? सॉरी 2016 स्टार्ट हो रहा था। सैलरी उस वक्त कुछ भी नहीं थी, मतलब 18-20 हज़ार रुपये सैलरी थी। वो तो आपको पता है स्टार्टिंग उस वक्त उस दौर में 15 एंड 16 में 20 हज़ार थी आई थिंक सो। तो वो मेरे लिए भी इनफ इसलिए थी क्योंकि पहली जॉब थी, आज तक कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं। वो अपनी मेहरान पे जाया करते थे आप उस जॉब? हाँ उस वक्त मुझे मेरे घर वालों ने मेहरान गाड़ी लेके दी हुई थी, तो मेहरान पे जाते थे। जॉब सैलरी थी सिर्फ 20 हज़ार की और गाड़ी थी मेहरान। तो वो तो मेहरान का पेट्रोल ही पूरा हो जाता होगा। नहीं उस वक्त तो पेट्रोल बहुत सस्ता था, मतलब तब 4-5 हज़ार फ्यूल का लगता होता था बस। सही। सॉरी मॉडल टाउन वाली ब्रांच नहीं थी, गलत बोल दिया वो एड्रेस, भट्टा चौक वाली ब्रांच में थी। तो अब तो पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा लगता होगा? मतलब इतना ज़्यादा नहीं लगता था तब भी, मतलब 6-7 हज़ार का फ्यूल लगता था, इतना महंगा नहीं था। मुझे एग्जैक्टली फ्यूल की प्राइस उस वक्त याद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं लगता था। मतलब 8-10 हज़ार का खर्चा होता था खाने समेत, वहाँ पे 8-10 हज़ार फिर भी बच जाते थे जेब में। सही। तो वो फिर जॉब आपने क्विट क्यों की? वो हाँ वो उसकी तरफ इस तरह से आ रहा हूँ कि 16 स्टार्ट में मेरे वाले साहब वो था कि जी लैब में जो है हमारे जो एक मैनेजर थे तकरीबन लैब में। हमारा बेसिकली जो कारोबार है वो इस तरह से है कि हमारा मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर है। जब मेरी पैदाइश हुई थी मेरे ही नाम से बनाया गया था वहाब लैब्स, तो वहाँ पे हर तरह की मतलब फैसिलिटी है आपको, ECG, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको कार्डियोग्राफ, डायग्नोस्टिक सेंटर है बेसिकली, लैब टेस्ट वगैरह। तो 16 में ना वो जो हमारे मैनेजर थे तकरीबन ऑलमोस्ट जो 20 साल से थे, उनका प्लान बन गया जी वो स्किप कर रहे हैं लैब को ना। अच्छा। तो मैं भी फ्री हो चुका हुआ था, तो वालिद साहब ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुमने बाहर भी जॉब करनी है तो तुम अपने बिजनेस को ज्वाइन कर लो, और तुम्हारा काम भी बेसिकली रिलेटेड मैनेजमेंट से ही है, अकाउंट्स से ही है, तो बाहर भी लोगों के लिए वही काम करना है, तो अपनी लैब में वो काम कर लो। सही।
तो फिर मैंने सोचा कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और अब इस बार अब इतना समझदार हो गया हूँ, इतना मैच्योर हो गया हूँ कि अब वालिदैन की बात मान लेनी चाहिए। बहुत कर ली अपनी, तो मैंने फ़ौरन से पहले कहा ठीक है इट्स ओके, मैं इधर अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा। तो डे 1 से जो है लैब में आपकी फिर सैलरी लगा दी गई थी? सैलरी डे 1 से सैलरी पे ही। यानी कितनी सैलरी डिसाइड हुई थी? फर्स्ट डे 1 से तो मेरी सैलरी डिसाइड हुई थी यहाँ पे 30,000, मतलब 10,000 उधर से ज़्यादा थी जहाँ मैंने क्विट किया था। 1000 डेली? 1000 ऑलमोस्ट डेली, आप यही कह लें, बिल्कुल ऐसे ही हो गया। तो फिर डे बाय डे वो चलता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है वो सारा सिलसिला कार। स्टिल आज भी मैं सैलरी बेस्ड पे ही काम कर रहा हूँ अपने इधर लैब में। तो फिर खैर इस तरह से फिर मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा कि कुछ लोगों को जो मैं जानता हूँ जिनके फैमिली बिजनेसेस होते हैं, जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पे सैलरी का तकाजा किया जाए तो पेरेंट्स कहते हैं जी कि आप लोग क्या घर से खाना नहीं खाते, आपको रिहाइश जो दी हुई है, जो आपको कपड़े मिल रहे हैं, तो सैलरी का आपने क्या करना है? तो आपके घर में आपके वालिद साहब नहीं की तरफ मेरे से ऐसा कुछ मैं नहीं यही बता रहा हूँ, मेरा माशाल्लाह ये है, घर में सख्ती थी, वालिद दीनी तरफ ज़्यादा है और सख्ती है देखने की, टीवी वगैरह वो कहानी, वो जो भी किस्से कहानी मैंने आपको सुनाई है वो एक अलग है, लेकिन साथ साथ वो सपोर्टिव भी बहुत ज़्यादा है मेरे पेरेंट्स। उन्होंने मुझे शुरू से अच्छी चीज़ें लेके दी हैं, सारी चीज़ें की हैं। जब उन्होंने मुझे यहाँ ऑफ़र करी थी तो उन्होंने इस चीज़ को पहले ही बोला था कि आप ये पैसे लेना, और ऐसा भी नहीं कि वो मुझे मंथली देते हैं, मैं डेली बेसिस पे वो ड्राइंग करता हूँ पैसों की। तो यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि अगर आपके वालिद साहब आपकी एक सैलरी फिक्स ना करते और आपको कहते कि आप साथ में काम करो, तो आप कंटिन्यू कर पाते? क्या फिर तरीकाकार होना था कि? अच्छा मैं आपको एक टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बात बताऊँ, फिक्स उन्होंने कुछ नहीं किया था। अच्छा, मतलब उन्होंने बोला था कि तुम इतने ले लो, 1000 रुपये ले लो दिन का, मैंने डेली कर लिया करो ट्रांजैक्शन। मैंने कहा ठीक है, मैंने लेना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद मुझे जो नीड भी होती थी ना उसके मतलब आउट ऑफ द वे, मतलब अब समझ लें 1000 मैं ले रहा हूँ, लेट्स सपोज हम इसको इस तरह लेके चलते हैं, 30 दिन में 30,000 रुपये लेता हूँ। सही। 30,000 के अलावा भी अगर कोई ऐसी पर्सनल मेरी ज़रूरत है जो कि इन पैसों में पूरी नहीं हो सकती, अच्छा, या मुझे ऐसी चीज़ें जो चाहिए, तो मैं उनसे उसके अलहदा पैसे मांग लेता था। कभी उन्होंने मुझे इनकार नहीं किया। यानी कि कोई लिमिट नहीं है, आप 1 लाख तक भी जा सकते हैं? जी, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं। उन्होंने मुझे कहा था जी 30,000 आपका बाउंड कर दिया जी, आप छुट्टी करोगे तो कटेंगे, और कोई इस तरह का करोगे तो ये होगा, फलाना करोगे तो ये होगा, कुछ ऐसी कोई कंडीशन नहीं। उन्होंने बस कहा बेटा आप 1000 डेली की ड्राइंग कर लेना, पर्सनल ड्राइंग, और जो एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत होगी तो देख लेंगे। वो जब मुझे कभी होती थी तो मैं कह देता था, वो कर देते थे उसको। तो यानी जिस दिन आप छुट्टी करके भी आते हैं उस दिन के भी फिर आप ले लेते हैं? मैंने हाँ ले लेता हूँ वैसे तो, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 6 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं मुझे, 6 साल से ज़्यादा हो गए, 7वां साल है। अच्छा, तो 7 सालों में अगर मैंने कोई छुट्टी की है ना तो बहुत कम की होंगी, बहुत कम। मैं ससुराल मेरा बेसिकली कराची है। अच्छा, तो वो उधर जब जाता हूँ तो वो एक छुट्टियाँ हो जाती हैं 8-10, कभी एक दो बार 15-17 दिन की भी हो गई थी, वरना नॉर्मली पूरे साल में मेरी कोई छुट्टी नहीं होती। सही है। आपने अब ससुराल का जिक्र किया है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि लोग ये किसी और दिन डिस्कस रहते हुए जो आपने कराची का ससुराल कैसे ढूंढ लिया, ये किसी और दिन करेंगे, लॉन्ग स्टोरी है। ये भी जो है ना नौजवानों के काफ़ी दिलचस्पी का मौजू होगा। ये कि अनदर डे कवर करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। तो अब हम अपने वनडे फेज़ में आ गए हैं। थोड़ा सा मैं जो है ना पॉलिटिक्स को टच करना चाह रहा हूँ कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है जी, इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? दोनों मतलब किसे? दो ही पार्टीज हैं इस टाइम पे हाईलाइटेड जो आपस में लड़ रही हैं, बाकी तो वो आप इकट्ठी बन के जो भी है, आप पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, और वो मौलाना फजल रहमान है, तरीके लब्बाइक है। वो कौन सी पार्टी है मौलाना फजल रहमान की भला? मौलाना फजल रहमान तो आई थिंक जमीयत से हैं। हाँ जमीयत वो है, और बहुत सारी जो इकट्ठी होकर मतलब हाईलाइटेड एक पीएमएलएन है,
और दूसरी तरफ पीटीआई है, मतलब दोनों ही जिम्मेदार हैं इस मुल्क के हालात के लिए। यानी मुझे भी जो लग रहा है, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा, जो हमारे पिछले वज़ीर आज़म उतरे हैं, जो नौजवानों के दिलों की धड़कन मैं नाम ले लेता हूँ, इमरान खान साहब जो हैं, तो आवाम समझ जाएगी। मैंने उनको वोट दिया था लास्ट। उन्होंने मेरा ख्याल अपनी अना का मसला बना लिया है कि मुझे क्यों कैसे उतार दिया, ये कैसे हो सकता है कि मुझे कोई उतार दे, मुझे क्यों पूरा नहीं करने दिया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई टिकट, मैं मानता हूँ उन्होंने कोई चोरी नहीं की। वो वाली हरकत है जिस तरह बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे तो आउट हो जाते थे, फिर मानते नहीं थे, रोला डाल देते थे। ये रोला डल गया। चले मैं इस बात को इस तरह से थोड़ा सा मेरी जो राय है इसके ऊपर आपने मांगी है तो मैं दे देता हूँ। इस तरह से है, छोटी सी है कि लास्ट 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम वोटिंग की थी और मैंने पीटीआई को वोट किया था, बल्कि 13 में भी की थी, तब नून लीग को किया था, सेकंड टाइम की थी। पीटीआई को वोट किया था, पीटीआई जीती थी, इमरान खान वजीर आज़म बने थे। छोटा सा वाइंड अप ये है कि इमरान खान, वही वाली आपकी बात, अगर उसे उतार दिया है ना तो वो रो रहा है कि मुझे क्यों उतारा है। और दूसरी बात, वो मैं इस चीज़ को भी चले मान लेता हूँ कि वो उसने ऐसा कोई ये नून लीग की तरह कोई बड़े डकैतियाँ नहीं डाली जिस तरह इन्होंने डाल के अरब पति बन गए हैं, असासे इतने बनाए, उसने नहीं बनाए इस तरह से। लेकिन 3.5 साल जो उसने हुकूमत किया, उसकी अपनी पर्सनल उस पर चले ना, हम क्या कहेंगे उसको, कारकर्दगी, जो जिसमें वो कारकर्दगी बोलेंगे ना, परफॉर्मेंस, उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस बोलेंगे, उसमें उन्होंने ज़ीरो परफॉर्म किया। तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि मैं मान लेता हूँ कि 1.5 साल उन्हें पहले उतार दिया, गलती कर दी, नहीं करना चाहिए था, उन्होंने कोई ऐसा जुर्म भी नहीं किया था, मान ले। लेकिन 3.5 साल में जो उन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, उस बेसिस पे उनका काम नहीं बनता कि वो रोला डालें। यहाँ मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। पीटीआई ने एक अच्छा काम किया है जिसकी मैं तारीफ़ करूँगा। सेहत कार्ड उनका जो है एक अच्छा इकदाम था जी। और दूसरी बात, अब वो जो नून लीग से गिला करते हैं ना, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, वो फौज वाला न्यूट्रल नहीं यानी कि मैं सियासत की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं सियासत से दूर रहना चाहता हूँ। खान साहब ने अपने टाइम में नून लीग के जो चोर थे इनको सज़ाएं क्यों नहीं दी, हमारा ये सवाल। इनके पास अथॉरिटी थी, इन्होंने क्यों इनका इंतज़ाम नहीं किया, हमारा सिर्फ ये सवाल। आप ये लंबी हो जाएगी बात, ये भी एक लंबी बात है। एक मेरे नज़दीक बस छोटा सा मैंने आपको बताया कि दोनों जिम्मेदार हैं इस मुल्क के हालात के, बस ये लंबी बात हो जाएगी फिर। अब ये जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते रहें, जो नून लीग के सपोर्टर हैं वो नून लीग को सपोर्ट करते रहें, मेरे नज़दीक दोनों का ही किया दर है। और दूसरा, बेसिकली हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं यूथ के लिए। यूथ का हमें यही मैसेज है कि वो ये सियासत को छोड़ें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने पे तवज्जो, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, और पढ़ाई पे तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगी और अपना जो भी आपका विजन है, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो कारोबार करें, उस तरफ विजन रखें, उसको दिल से करें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसको दिल से करें, पेरेंट्स की बात माने, बड़ों की बात माने। ये लोग जो अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं ना, ये अवाम को एज आ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं। इनके तो कोई बच्चे सब बाहर हैं, अवाम मर रही है, इनको तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसे ही इसमें तो हमारा तो आप लोगों को यही मैसेज है कि सियासत से दूर रहें, अपने काम पे तवज्जो दें। इन लोगों ने अपना सब कुछ कमा लिया है, ये 50 साल भी बैठ जाएं तो इनके पास ख़त्म नहीं होना, इनकी इतनी इनके पास दौलत है। तो आप लोग इनके पीछे, पाकिस्तान का इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ये जो लोग कहते हैं ना हम पाकिस्तान बचाने निकले हैं, तो पाकिस्तान में ये जो हंगामे हो रहे हैं इनसे पाकिस्तान ज़्यादा तबाह हो रहा है। पाकिस्तान में अगर अमन होगा तो पाकिस्तान का इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो ठीक है अब्दुल वहाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया है। इंशाल्लाह आपको हम दोबारा भी ज़हमत देंगे और भी आपका बहुत शुक्रिया, इंटरेस्टिंग जो किस्से हैं हमने आपसे सुनने हैं। हाँ जी। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।